बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। चर्च के सहारे 8 घंटे काम करने वाला मजदूर पलक झपकाए और थकान महसूस किए बगैर 16 और 18 घंटे तक काम कर सकता था। कराची से हैदराबाद तक पहुंचकर ओंगने वाला ट्रक ड्राइवर कहीं रुके बगैर मुल्तान तक मुसलसल ड्राइविंग कर सकता था। इसके मुज़र असरात से नशेबाज बेखबर थे या जानबूझकर इस बारे में सोचना नहीं चाहते थे। नई आदि तो आसानी से असाबी इख्तलाल का शिकार हो जाते जो आदि थे। इनके भी असाबी रद्द अमल में हम आहंगी बरकरार न रहती। बसारत के जाविये बदल जाते। खदोखाल से लेकर सरापा तक बदला बदल नजर आने लगता और सबसे बड़ा असर कुव्वत फैसला पर पड़ता। जो गाड़ी चंद सौ गज दूर होती मीलों दूर नजर आती। सामने से सड़क के वस्त में आता हुआ देव हैकल ट्रक कच्ची पटड़ी पर चलता हुआ नजर आता और यूं हौलनाक हादसे रूनमा होते। मुतअद्दिद हलाक हो जाते। जो बच रहते वो भी जख्मों से चूर होते या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते। लेकिन इन तबाहकारियों के बावजूद चरस मकबूल थी। रोज बरोज इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। सस्ती आबादियों में ठिकाना बनाने के बाद ये वबा मुअज़्ज़ज़ घरानों को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी और शहर में चरस की रोजाना खपत मनों की मिकदार में हो रही थी। मगर माहिरीन को एक ही उम्मीद थी कि इबलागे आमा के जराए से चरस की तबाहकारी की तशहीर लोगों को गौल दर गौल इस वबा में मुब्तला होने से बचा सकती थी और जो इसे तर्क करना चाहता थोड़ी सी कुव्वत इरादी के साथ इसे तर्क कर सकता था। चूंकि चरस का चुंगल बहुत ज्यादा हौलनाक नहीं था। 2-4 दिन की तलब, सुस्ती और थकान के बाद इसके असरात यकसर खत्म हो सकते थे। इन उम्मीदों के साथ ही ईमानदार अहलकार इन चोर दरवाजों का भी कला कमा करने में मसरूफ थे जिनसे गुजर कर ये जोद असर नशा मुआशरे की रगों में सरायत करता जा रहा था। पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में चरस मकबूल हो रही थी। नौजवान लड़कों और लड़कियों के ग्रुप इज्तिमाई तलज़्ज़ुज़ में मुब्तला हो रहे थे। मौसीकार इसके सुरूर में लाफानी धुनें तलाश करने के दावेदार थे। तालिब इल्मों में ये शौक फैशन बन रहा था। अदाकार इसके दम लगाकर सेट पर घंटों तेज तरीन रोशनियों में काम करते रहते थे और फिर नया शॉट देने के लिए तैयार रहते। जिंदगी का कोई शोबा इस वबा से महफूज नहीं था। मुल्की मफाद को अपनी जिम्मेदारी समझने वाली हुकूमत पूरी कुव्वत के साथ इस लानत का कला कमा करने में मसरूफ थी। आलमी इदारे हरकत में आ चुके थे और सारी कोशिशें इस एक नुक्ते पर मरकूज थी कि इन जमीनों को बांझ कर दिया जाए जहां बरगे हशीश के पनपने के आसार हों। इसके पैदावारी मराकज को निस्तो नाबूद किए बगैर इस ज़राई लानत से निजात नामुमकिन थी। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका और एशिया के दुश्वार गुजार इलाकों में इस मुनाफत बख्श फसल की काश्त जारी थी। वो इलाके अव्वल तो वैसे ही बैरूनी अनासर की पहुंच से बाहर थे और जहां पहुंचा भी जा सकता था वहां शहरी कवानीन की रसाई नहीं थी। यूनेस्को का नारकोटिक ड्रग्स का कमीशन अपने तवील इजलासों में इंसदादे मंशियात की पॉलिसियों में रखने ढूंढ कर इन्हें बंद करने की राहें तलाश कर रहा था और बैनुल अक़वामी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अपने पूरे इंतजामी इख्तियारात बरोएकार ला रहा था। लेकिन इस तूफान में किसी कमी के दूर दूर तक आसार नहीं थे बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। शहर में इंसदादे मंशियात के बारे में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार हो रहा था जिसमें दुनिया के चीदा माहिरीन शरीक थे। वो सर जोड़े तदबीरें कर रहे थे और शहर में हजार लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से चरस खरीद रहे थे, दाम लगा रहे थे और अपनी दुनिया में मगन थे। इस दौरान में जब आबकारी के महकमे को मुखबरों से ये इतला मिली कि शहर में अचानक चरस का कहत पड़ गया है तो पूरे महकमे में हैरत की एक खुशगवार लहर दौड़ गई। चंद ऐसे भी थे जो इस खबर को अपने सुहाने मुस्तकबिल के लिए ख्वाले बद समझकर मुंह लटकाए बैठे थे। पिछले 4-5 हफ्तों में ना पुलिस ने कुछ बड़ा छापा मारा था, ना आबकारी के हुकाम ने भारी मिकदार में माल पकड़ा था। सारी कार्रवाई घूमते फिरते आवारागर्द लोगों तक महदूद थी जिनके कब्जे से 200-400 ग्राम माल बरामद होता था। ऐसे जरखेज माहौल में चरस का कहत एक अनहोनी सी बात लगती थी। लिहाजा आला अफसरान जाती तौर पर इन इतलात की तस्दीक पर तुल गए। गुलबाज खान शहर के एक मशहूर तरीन अड्डे का मालिक था। ठर्रे और चरस से आला बलायती शराब तक हर शय इसके ठिकाने पर मिल जाती थी। लेकिन अड्डे के कुर्बो जवार में इन अशिया का इस्तेमाल ममनू था। जरूरतमंद आते और रकम अदा करके मतलूबा नशा साथ ले जाते। अपने इस कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो महाना एक भारी रकम मुतल्लिका एजेंसियों को अदा करता था। लेकिन जब चरस का बहरान पैदा हुआ तो गुलबाज की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा खपत चरस ही की थी। जब इसकी आमदनी में फर्क आया तो इसने भत्ते की रकम में भी नुमाया कमी कर दी। इसने दरमियानी आदमी को रकम में कमी का सबब बता दिया था जिसकी
जिसकी तस्दीक पिछले हफ्तों में मुखबरों की इतलात से होती थी, मगर जब अपने मफादात पर जरब पड़ी तो लोग यकीन न कर सके। इनकी चश्मपोशी के बावजूद शहर में चर्स का बहरान है। इस बेयकीनी का एक ही नतीजा बरामद हुआ और गुलबाज खान की नीयत पर शुबा किया जाने लगा। इसे इसके अड्डे पर घेरना नामुनासिब था। वहाँ इसके हवारियों के अलावा गाहक भी इसके हामी हो जाते और पार्टी संगीन दुश्वारियों से दो चार हो सकती थी। लिहाजा फैसला किया गया कि गुलबाज खान को थाने में बुलाकर बाज़पुरस की जाए। इसे बुलाना भी एक मसला था। वो लाख नापसंदीदा और गुंडा सही लेकिन बाकायदा खराज गुजार था। इसके बत्तों की बाकायदगी ने इसे बहुत खुद सर और बदजुबान बना दिया था। यही वजह थी कि गश्त वाले भी इसके अड्डे से कन्नी काट कर निकलते थे। इसके अपने अड्डे पर किसी सरकारी अहलकार की मौजूदगी से बरहमी का जवाज भी था, जिसका वो बरमला इजहार करता फिरता था। इसके गाहकों में लफंगों के साथ शुरफा की भी माकूल तादाद थी, जो नशे के साथ इज्जत के भी शौकीन थे। इन्हीं का एतमाद कायम रखने के लिए गुलबाज खान भारी रकूम अदा करता था ताकि इसके गाहक बिला किसी खौफ या तरद्दुद के इसके अड्डे पर आते रहे। आखिरकार एक नए ASI की तलबी का पैगाम गुलबाज खान तक पहुंचाने पर मामूर किया गया। इसे समझा दिया गया था कि वहां जाते हुए वो वर्दी की बजाय सादा लिबास इस्तेमाल करे। वो सादा पुश जवान अफसर गुलबाज खान के अड्डे पर पहुंचा तो वहां लोगों की खासी आमदोरफ्त जारी थी। वो अफसर सीधा काउंटर पर जा पहुंचा। गुलबाज खान अपने गाहकों के चेहरे खूब पहचानता था। एक अजनबी को सामने पाया तो इसकी तेवरियों पर बल आ गए। गुलबाज खान तुम ही हो? अफसर ने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किया। वो इसका नाम ही सुनता रहा था, सूरत आशना नहीं था, बस अंदाजे से काउंटर पर चला गया था। क्या बात है? काउंटर वाले ने दुरुस्त लहजे में पूछा। थानेदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, इसने धीमी आवाज में कहा। खूब। वो मूंछों पर हाथ फेरते हुए तजहीक आमेज अंदाज में मुस्कुराया और फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया। मेरे साथ आओ। इसने अफसर का बाजू थामा और एक बैठक में घुस गया। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? वो दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर पलटा तो उसकी निगाहें खुश गमनाक हो रही थी। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, नौजवान अफसर ने हौसले से काम लेते हुए कहा। क्या काम है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्त, गुलबाज खान गुस्ताखाना अंदाज में इसके शाने पर हाथ मारकर बोला। तुम सादा लिबास में हो, तुम्हारी ठुकाई करा के बाहर फेंकवा सकता हूँ। पूछगिछ की तो कह दूंगा कि तुमने हंगामा करने की कोशिश की थी और यहाँ से लोग मेरी बात की गवाही देंगे। चाहूँ तो तुम्हें आबकारी वालों के हवाले भी कर सकता हूँ, जो तुम्हारे कब्जे से आधा किलो चर्च की बरामदगी की कहानी सुनाएंगे जो तुम मुझे बेचना चाहते थे। मगर क्यों? ये सब तुम मुझे क्यों करोगे? नौजवान अफसर शदीद गुस्से के बावजूद मौका की नजाकत भांप चुका था। इसने समझ लिया था कि वो नादानस्तगी में बेड़ियों के गौल में आ फंसा था, इसलिए कि मुझे तुम पर शुबा है। गुलबाज अपनी बाएं मूंछ मरोड़ते हुए मक्काराना लहजे में बोला। मुझे आज तक थाने में तलब करने की नौबत नहीं आई है। मैं सरकारी गाड़ी में आया हूँ जो ड्राइवर समेत अगले नुक्कड़ पर मौजूद है। ओह, तो इस जीप में तुम ही आए हो? गुलबाज खान का लहजा नरम पड़ गया। इस जीप की आमद की इतला तो मुझे तुम्हारे आने से पहले मिल गई थी। जीप वहाँ क्यों छोड़ दी? नौजवान अफसर ताव खाकर रह गया। सुना था कि तुम अपने अड्डे पर सरकारी गाड़ी और वर्दी पसंद नहीं करते, इसलिए जीप वहाँ छोड़कर सादा लिबास में आया हूँ। जरा टहलने का मूड था, पहला जवाब इसने सोचा, लेकिन इस सच्ची बात को खुशामद समझते हुए गोल कर गया और टहलने की बात छेड़ दी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए इसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जब वो अफसर बाहर निकलने के लिए गुलबाज के करीब से गुजरा तो इसने मरबियाना अंदाज में इसकी कमर पर हाथ रख दिया। बुरा ना मानना मेरी किसी बात का, तुम्हारी तरह हमारा पेशा भी ऐसा ही है। हर एक को इस वक्त तक मशकूक समझते हैं जब तक वो खुद को काबिल एतमाद न साबित कर दे। वो अफसर वहाँ से निकला चला गया। थोड़ी देर बाद ही थाने की हदूद में एक चमचम करती हुई सफेद कार दाखिल हुई। इसमें अगली निशिस्त से दो दराज कामद मुसल्ला आदमी उतरे, जिनके होलस्टरों में रिवाल्वरों के दस्ते चमक रहे थे। इनमें से एक ने अकबी दरवाजा खोला और गुलबाज खान सीना ताने नीचे उतरकर इमारत की तरफ बढ़ गया। नखुवत आमेज इशारों से शनासाओं के सलाम का जवाब देते हुए वो सीधा इंचार्ज के कमरे में घुसता चला गया। अंदर पुरतपाक फिक्रों का तबादला हुआ और गुलबाज खान एक कुर्सी पर जम गया। वहाँ 3 अफसर मौजूद थे। कैसे याद किया मुझे नाचीज को? इसने बैठते ही सवाल कर डाला। धंधा कैसा चल रहा है? मानी खेद लहजे में सवाल किया गया। मंदा है, आप लोगों को दे दिलाकर ठिये का खर्च भी नहीं निकल रहा। वो बेपरवाही के अंदाज में बोला। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। समझ में तो हमारी भी नहीं आ रहा गुलबाज खान। दूसरे अफसर ने इसीलिए तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ दी है। मार्केट में माल एकदम नायाब हो गया है। गुलबाज खान कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला। किसी कीमत पर नहीं मिल रहा। बाहर की कोई पार्टी तो नहीं आ गई शहर में? गुलबाज खान हंसा। कोई पार्टी वार्टी नहीं आई, बस ऊपर से माल
माल नहीं आ रहा। कोई एक ही पार्टी तो धंधा नहीं चला रही, बड़ी पार्टी एक ही है जिसकी मुट्ठी में पूरा शहर है। गुलबाज खान यूं बोला जैसे कोई बुजुर्ग नौ आमोद बच्चों से मुखातब हो जो छोटे मोटे हैं वो अपनी चांदी कर रहे हैं, मिलावट किया हुआ माल असल से 4 गुना दामों पर बेच रहे हैं। खैर ये तुम्हारा अपना मामला है। इंचार्ज उकताए हुए लहजे में बोला, अगली किस्त है तो कल माल की फरावानी भी होगी और तुम भी सोना कमाओगे। मार्केट बड़ी मुश्किल से बनती है थानेदार साहब। गुलबाज खान इसकी बात काट कर कदरे तंजिया लहजे में बोला, जो गाहक एक बार दूसरे अड्डे पर लग गए वो समझो हाथ से गए। इन चंद दिनों का असर साल 1.5 साल से पहले काबू में नहीं आएगा। ऊंच नीच देखना तुम्हारा काम है। इंचार्ज का लहजा फैसला कुन था। हमसे जो वादा है इस पर तुम्हें हर हाल में अमल करना होगा। मैं जो दे चुका इससे ज्यादा मेरे बस से बाहर है। गुलबाज खान ने खुश्क लहजे में कहा, अगले महीने तो शायद ये भी न दे सकूं। वे अड्डे पर मैल का माल न हो तो धंधा बड़ी तेजी से चौपट होता चला जाता है। तो फिर अड्डा बंद कर दो। शायद ये भी करना पड़ जाए मगर अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए इसने कुर्सी छोड़ दी और खड़ा हो गया। कहाँ चले? इंचार्ज ने अपनी बैद के सरे से मेज की सतह बजाते हुए सवाल किया। ये रश का वक्त है। गुलबाज खान अपने रेस्ट बाज पर निगाह डालते हुए बोला, पैगाम मिला तो दौड़ा चला आया, फिर कभी फुर्सत के वक्त आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गुलबाज खान। इंचार्ज नीम व आंखों से इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, अब तुम हमारे मेहमान रहोगे। गुल खान के चेहरे पर जल्जले के आसार उभर आए थे। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है थानेदार साहब। लहजे से बरहमी टपक रही थी। बैठो। इंचार्ज बैठ जोर से मेज की सतह पर मारकर दाड़ा, फिर 2-3 शकील गालियां देकर बोला, मजाक करूंगा मैं तुझसे? गुलबाज खान खड़ा कीना तोज निगाहों से इंचार्ज को घूरता रहा। इसका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था। बाकिया दोनों अफसरों ने हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर अपने सर्वस पिस्तौल निकाल लिए थे। बैठ जाओ गुलबाज, इस वक्त तुम हिरासत में हो। इनमें से एक ने पिस्तौल की आहनी नाल को जुम्बश देते हुए सर्द लहजे में कहा। गुलबाज खान की कहर अबार निगाहें बोलने वाले के चेहरे से फिसलती हुई पिस्तौल पर रुक गईं। मान इसे एहसास हुआ कि बालादस्ती के गुमांड में वो चूहेदान में आ फंसा है, मगर ये एहसास भी इसके दिमाग में खोलते हुए लावे को सर्द करने में कामयाब न हो सका। मैं देख लूंगा, वो किसी जख्मी भेड़िए की तरह गुर्राया। एक एक को देख लूंगा, मेरा बाल भी बिका न हो सकेगा। और फिर वो बुरी तरह चीख पड़ा। इंचार्ज ने पूरी कुव्वत से बैद इसके सीने पर मारा था। गुलबाज खान ने जिलाकर बैद का सिरा पकड़ लिया और दूसरे ही झटके से में इसे छीन लेने में कामयाब हो गया। वो चीख पुकार मामूली बात नहीं थी। थाने की हदूद में किसी की उदमबाजी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस थी। इस आदमी ने बौखलाकर अंदर झांका और फिर बरामदे में सीटी की तेज आवाज गूंजती चली गई। आनन फानन में 10-12 मुसल्ला और गैर मुसल्ला सिपाही दंदनाते हुए कमरे में घुस आए। ले जाओ इसे, धक्के मारकर इंचार्ज गुस्से से बेकाबू होकर दाड़ा, बंद कर दो हवालात में इसे। बाहर गाड़ी में 2 बॉडीगार्ड भी हैं सर इसके साथ। सिपाहियों से दरमियाना से सर निकालकर एक अर्दली मिनमिनाया, पकड़ लो इन्हें भी। खेल समझा है इन्होंने कानून को, वो दाड़ा। 2 सिपाहियों ने बगलों में हाथ देकर गुलबाज खान को जकड़ लिया। तीसरा बंदूक के कंधे से इसे आगे धकेलने लगा। बाकिया सिपाही इससे पहले ही अपने सरबराह के हुक्म की तामील में गुलबाज खान के साथियों को गिरफ्तार करने निकल गए थे। गुलबाज खान और इसके दोनों हैरतज़दा मुहाफिजों को जब तंग और नीम रोशन हवालात में आहनी सलाखों के पीछे धकेला गया तो एहसास शिकस्त से इसका सर झुका हुआ था। शायद नो अमोद ASI की बददुआ इसका दबदबा निकल गई थी, वरना वो कभी रुसवा न हुआ था। इसके बॉडीगार्ड गैर मुसल्ला किए जा चुके थे और वो हैरानो परेशान अपने आका की जुबान से कुछ सुनने के मुंतजर थे, मगर वो खामोशी से एक दीवार से जा लगा था। नशा कोई भी हो बहुत मोजी होता है। गुरूर और बालादस्ती का नशा तो हशर गुलबाज खान जैसा होना है, मगर शायद नशे के बगैर काम भी नहीं चलता। मजदूर अपने दिन भर के दुख दर्द और थकान को नशे में उड़ा देता है। सेठ कारोबारी रकाबतों और घाटे मुनाफे के दुखड़ों को डिलैक्स व्हिस्की के गिलास में घोलकर पी जाता है। अदाकार किसी कब्र के सरहाने अपनी बेवफा महबूबाओं की गिनती को बोतलों की कब्र में दफन कर देने की कोशिश करता है। नशा लोग इसलिए करते हैं कि असाब को सुकून मिल सके, कुमार की एक दिल फरेब कैफियत तारी हो जाए। और जब लोग कानून को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए रिश्वत की ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल कराते हैं। जब तक असर रहता है तो कानून अपनी जगीम किताबों में बंद मीठी नींद सोया रहता है, और जहां ख्वाब आवर गोलियों की मिकदार में कमी हुई पूरी कुव्वत से अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाता है। अंधी आंखें खुर्दबीन बन जाती हैं। मुआशरे के रिश्ते हुए नासूरों के बारे में यकायक इल्हाम होने लगता है। मजलूम नामों का अलम शुरू हो जाता है। इंचार्ज को वो मजलूम समाजी कारकुन याद थे जो बारहा वफूद ले लेकर इसके आस्थाने पर हाजिरी दे चुके थे।
वो इलाके को मंशियात से पाक देखना चाहते थे, लेकिन जानने के बावजूद गुलबाज खान का नाम लेने से डरते थे और इंचार्ज हमेशा सीना ताने इसी एक नुक्ते पर तोड़ता था कि इसकी किताबें साफ हैं। अमला किसी अड्डे से लाइल्म है। वो लोग किसी फर्द या अड्डे की निशानदही करें तो वो इस इंकशाफ की बुनियाद पर कोई कार्रवाई करें। इसकी दानिश में इन मजलूमों की दाद रसी का मौका आ गया था। इसने फौरी तौर पर मातहत अमले को दौड़ाकर इनमें 2 सरबराह आवरदा अफराद को थाने में बुलवा लिया। वो अपनी जुमला खताएं याद करते और नक्श फरियादी बने इंचार्ज के हजूर पहुंचे तो खिलाफे तवक्को ये इंकशाफ सुनकर हैरान रह गए कि सर तोड़ कोशिश के बाद थाने वालों ने इलाके में मंशियात के एक खुफिया अड्डे का सुराग लगा लिया था, जहां इनकी मौजूदगी में छापा मारने की तैयारियां मुकम्मल थीं। थाने में अमला ज्यादा था और सवारियां कम। वो दोनों शरीफ आदमी परेशान हो गए कि कहीं इस फनी दुश्वारी की बिना पर इनकी दुआ की कबूलियत की सायत सईद न गुजर जाए। लिहाजा करीबी घरों से 2 गाड़ियां उधार ली गईं और ये पुरशकू जमायत दुश्मन की कमीगाह पर दावा बोलने रवाना हो गई। गुलबाज खान के अड्डे पर तो क्या, इसके कुर्बो जवार में भी कभी पुलिस नहीं देखी गई थी और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे सजा सजाया मैदान खाली मिला। गलियों में फैले हुए मुखबरों में से किसी ने अड्डे पर पुलिस की आमद की खबर पहुंचा दी थी और वहां से भाग निकला। ठरा, देसी व्हिस्की, बियर के क्रेट, गैर मुल्की व्हिस्की, मैंड्रैक्स, पैथड्रीन, अफीम, क्या था जो इस अड्डे से न बरामद हुआ। कमी थी तो बस चरस की, जो इन दिनों शहर में अनका हो रही थी। महल्लेदारों की मौजूदगी में मशीरनामे तैयार हुए, सामान की फहरिस्त बनाई गई और अड्डा सील कर दिया गया। गिरफ्तारी कोई न हो सकी। थानेदार और इसके अमले ने किसी को हवा भी न लगने दी कि गुलबाज खान अपने 2 साथियों समेत पहले ही हवालात में था। ये बुरा हुआ वो निकल गया। वापसी में एक समाजी कारकुन तशवीश ज़दा लहजे में बोला, वो यही समझेगा कि हमारी मुखबरी पर छापा मारा गया है, अब वो हमसे जरूर इंतकाम लेगा। थानेदार हंसा और मुरब्बियाना लहजे में बोला, कानून अमन पसंद शहरियों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप फिक्र न करें, इसकी गिरफ्तारी तक आप दोनों के घरों पर एक मुसल्ला सिपाही का पहरा रहेगा। अभी तो पूरी रात पड़ी है, हम शहर का कोना कोना छान मारेंगे। वो हाथ न आया तो हमारी सारी कार्रवाई रायगा जाएगी और वो शहर के किसी और हिस्से में मासूम शहरियों में अपनी जहर फरोशी का जाल फैला लेगा। तशवीश का इजहार करने वालों की आंखों में ममनूनियत के जज्बात उमड़ आए। घर लौटते हुए वो दोनों न सिर्फ खुश थे बल्कि तह दिल से अपने इलाके के थानेदार की शराफत और हमदर्दी के मुतारफ भी थे, क्योंकि इसने इन्हें महज ज़बानी बहलावा नहीं दिया था। चलते हुए हस्बे वादा बंदूकों से लैस 2 सिपाही भी साथ कर दिए थे और इनकी मौजूदगी में सिपाहियों को हुक्म दिया था कि इनके घरों के कुर्बो जवार में गुलबाज खान का साया भी नजर आए तो बेदरेग इसे गोली मार दो। मगर गुलबाज खान के उस सितारे अच्छे थे कि इसने इनमें से किसी मकान का रुख नहीं किया। फिर सुबह के 4 बजे थाने से आने वाले एक कासद ने बारी बारी इन दोनों को जगाकर खुशखबरी सुनाई कि गुलबाज खान अपने 2 आदमियों समेत इसी इलाके के एक नाले से गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्ला सिपाही कासद के साथ लौट गए। इन दोनों को इस वक्त जहमत देने की बजाय सुबह थाने बुलाया गया था ताकि मुलजमों की शिनाख्त के साथ ज़ाब्ते की दूसरी कार्रवाइयां भी पूरी करा सके। अगली सुबह वो दोनों थाने पहुंचे तो रोजनामचा इनके सामने रख दिया गया, जिसमें पिछली रात के छापे की तफसील दर्ज थी। इसका क्या करना है? एक ने सवालिया निगाहों से इंचार्ज की तरफ देखते हुए सवाल किया। छापे में आप दोनों भी शरीक थे, इस रिपोर्ट में अपने तस्दीकी दस्तखत कर दें। इंचार्ज ने सुकून से कहा। फिर तो इसे पढ़ना होगा। वो दोनों रिवायती मुंशियाना रस्मुल खत और जुबान में लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ने लगे, जिसमें जा बजा कानूनी दफात के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात दर्ज थे। छापे के दौरान गुलबाज खान और इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी का जिक्र पढ़कर वो चौंक पड़े, क्योंकि इस मरहले पर रिपोर्ट खिलाफे वाक़या थी। वो तीनों अड्डे से तो नहीं पकड़े गए थे। मुकदमा मजबूत बनाने के लिए यही कहना पड़ेगा। इंचार्ज मजबूत लहजे में बोला, अगर ये जाहिर किया गया कि इन तीनों को छापे के कई घंटे बाद किसी और जगह से पकड़ा गया था तो कानूनन इन्हें बड़ा मुल्जम करार न दिया जा सकेगा और वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे, मगर अदालती कार्रवाई से तो न बच सकेंगे। मुकदमे में शुरू से झूल रहा तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें चंद माह की सजा हो सकेगी और वो रिहा होकर फिर वही धंधा शुरू कर देंगे। थानेदार की बात में खासा वजन था। मेरी तो पूरी कोशिश यही है कि इलाके को हमेशा के लिए इस बदनाम आदमी से निजात मिल जाए। ऐसे चालाक लोग रोज रोज कानून की गिरफ्त में नहीं आते। एक बार 10-12 साल की सजा काट कर जेल की सलाखों से बाहर आएगा तो दोबारा सर उठाने की हिम्मत न करेगा। थानेदार की नीयत सरासर मुखलसाना थी। इन दोनों की सलामती भी इसी में थी कि गुलबाज खान जमानत पर रिहा हुए बगैर सीधा लंबी मुद्दत के लिए जेल भेज दिया जाए। वक्ती जोश और माशरती खिदमत का जज्बा एक अलग चीज थी, मगर इस वक्त वो संगीन हकायक से 2-4
थे। मोहल्ले बरादरी के मुअज़्ज़ज़ और अयालदार अरकान थे। अगर गुलबाज खान रिहा हो जाता तो इंतकाम लेने के लिए इनके घरों को आग लगा सकता था, किसी चौराहे पर इन्हें जदोकोब कर सकता था या इनके बाल बच्चों पर हाथ डाल सकता था। और वो ईमानदारी से अपनी समाजी दोस्ती की ये कीमत अदा करने के लिए कतन तैयार नहीं थे। मगर वहाँ तो लोगों के ठठ लग गए थे। दूसरे ने नीम रजामंदी का इजहार करते हुए एक नुक्ता उठाया था, ये अफवाह तो फैल ही गई है कि अड्डे से सारे मुलजम फरार हो चुके थे, सब दूर के तमाशाई थे। थानेदार मक्काराना अंदाज में मुस्कुराया, इस्तगासा के गवाह तो आप दोनों होंगे। बदनाम मुजरमों को हम लोग चोरी छुपे ही गिरफ्तार करते हैं, इन्हें सामने लाया जाए तो हजूम मुश्तिल होकर ऐसे मुजरमों की बोटियां उड़ा सकता है। थानेदार शुरू से अब तक माकूल इस्तदलाल से काम लेता आया था। गुलबाज खान से इलाके के लोगों को शदीद नफरत थी, मगर इसकी बदमाशियों और चीरा दस्तियों के खौफ से लोग इससे सलाम दुआ रखने पर मजबूर थे। इन हालात में किसी को क्या पड़ी थी कि अदालत में पुलिस के मौक़िफ़ को चैलेंज करके गुलबाज खान की तरफदारी करता। वो थानेदार से मुत्तफिक हो गए और इसकी हदायत पर अपने दस्तखत कर दिए। थानेदार इन्हें गुलबाज खान और इसके साथियों की गिरफ्तारी के रमोज जहन नशीन कराने लगा। शाम के अखबारात में जुली सुर्खियों में गुलबाज खान के अड्डे पर पुलिस के ड्रामाई छापे और 3 अहम गिरफ्तारियों की खबर मौजूद थी। डैनी ने बड़ी दिलचस्पी से इन तफसीलात को पढ़ा और जेरे लब मुस्कुराने लगा। अखबारी नुमाइंदों को गुलबाज खान या इसके साथियों से नहीं मिलने दिया गया था, लिहाजा इस कार्रवाई का दूसरा रुख सामने न आ सका था। मगर डैनी बहुत गाग था। सुर्खियां देखते ही इसने राय कायम कर ली थी कि गुलबाज खान की पुलिस वालों से आन बन हो गई होगी। इन लोगों से चपकलिश का अमूमन एक ही सबब होता था कि इनके जेरे इक्तदार इलाके का कोई बड़ा आदमी इनके मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दे या तयशुदा शराइत में कटौती करके अहद शिकनी का इर्तिकाब करे। ऐसा भी होता था कि ईमानदार अफसर अपने इलाके में किसी भी कीमत पर किसी बुराई को नहीं पनपने देता था और बदी का बीज फूटते ही इसकी बेख को निकार गुजरता था। मगर गुलबाज खान का मामला दूसरी किस्म में नहीं शुमार किया जा सकता था। वो 10 बरस से इस इलाके में डंके की चोट पर अड्डा चला रहा था। इम्तना शराब तो खैर नई चीज थी, मगर दूसरी खतरनाक मंशियात का खरीदना, बेचना, रखना या इस्तेमाल करना हमेशा से जुर्म था। इस एतबार से न गुलबाज खान का जुर्म नया था, न इलाके का थानेदार तब्दील हुआ था। जो डैनी जैसा क्रांट आदमी इस खुश फहमी का शिकार हो जाता कि वो छापा किसी नेक नियत अफसर की मुस्तैदी का नतीजा था। एक राय कायम करने के बाद इसके लिए वाकयात की कड़ियां मिलानी आसान हो गई। चरस की खपत के एतबार से गुलबाज खान के अड्डे का शुमार शहर के बड़े अड्डों में किया जाता था और वो शुरू ही से नादर खान के मोतमद ताजरों में शामिल था। नादर खान इससे बारहा कहता रहा था कि गुलबाज खान इन लोगों में से है जो अपनी जात पर बदतरीन तशद्दुद सहने के बावजूद जुबान नहीं खोलते, जिसे हकीकी मानों में राज तसव्वुर कर लें वो बात अपने साथ कबर ही में ले जाते हैं। मगर पैसे के मामले में वो पक्की कारोबारी जहनियत का मालिक था, पैसे के लिए सौदेबाजी करता था। इन लोगों को चर्च के ज़खायर तबाह किए 5 दिन होने वाले थे। इस दौरान में इनके जरिए 1 तोला चर्च भी बाजार में नहीं गई थी और हीरोइन के सैंपल भी अगली हदायत तक रोक लेने का हुक्म मिल गया था। लिहाजा बाजार में अजीब अफरा तफरी फैली हुई थी। जिन लोगों की सप्लाई का इन्हिसार इस ग्रुप पर था बिलबिलाए फिर रहे थे। हजारों रुपए रोजाना की आमदनी से महरूमी से साथ ही इनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया था। आमदनी में इस खतीर कमी से दिल बर्दाश्ता होकर शायद गुलबाज खान ने भत्ते की रकम में कटौती करने की कोशिश की होगी और शायद यही तनाजा बढ़ गया होगा, जिसका नतीजा इसके अड्डे पर छापे की सूरत में रूनमा हुआ था। डैनी को यकीन था कि वक्ती परेशानियों के बावजूद गुलबाज खान बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ के मामले में वो बुला का अयार था। जिस जगह अड्डा कायम था वो इसके एक मुलाजम की मलकियत थी। इसे पूरी रकम अदा करने के बावजूद कागजात अपने नाम मुंतकिल नहीं कराए थे और इसकी मुलाजमत बरकरार रखते हुए इतनी डील दी हुई थी कि अड्डे के बेशतर मामलात इसी की मर्जी से तय पाते थे और नए आने वाले अमूमन इसी को गुलबाज खान समझते थे। पुलिस ज्यादा मुस्तैदी दिखाती तो इस मुलाजम को घेर लेती, सारा इल्जाम इसी के सर जाता और गुलबाज खान दोबारा आजाद हो जाता। फिर वही होता जो जेरे जमीन मुजरमाना दुनिया में ऐसी कुर्बानी के बकरों के लिए हुआ करता था। बचने वाले अपने मुलाजम की वफादारी के सिले में न सिर्फ जेल में इसकी खबरगिरी करते थे बल्कि इसकी कैद की पूरी मुद्दत में इसके अहलो अयाल की जुमला माली जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाते थे। बड़े मुजरमों के इस रवायती सलूक का नतीजा ये निकलता था कि इसके गिर्द रहने वालों में से हर एक अपने घर बार से बेफिक्र होकर इनके मफादात के लिए लड़ता था और सजा से रिहाई के बाद इनका हवारी बना हुआ नजर आता था। महकमा मंदी की बात सिर्फ इतनी थी कि गुल
गुलबाज खान जैसा जहांदीदा शख्स अपने अड्डे से रंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि मंशियात फरोशी का बुनियादी असूल ये था कि खतरा अचानक सामने आ जाए तो माल की परवाह किए बगैर ठिकाने से भाग निकलो, ख्वाह इस कोशिश में तशद्दुद या थोड़ी बहुत खून रेजी की नौबत ही क्यों न आ जाए। एक बार जाए वारदात से फरार के बाद आदमी गिरफ्तार भी हो जाए तो बेयकीनी के खौफ के बायस कोई इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। ये अदम तआमन कानून और इसका नफाज करने वालों को बेबस बना देता है। ऐसे रसवाए जमाना लोगों की बरियत पर लोग बात बात की बोलियां बोलते हैं, कानून और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इन चशमदीद गवाहों की बुज़दिली के बारे में कोई नहीं सोचता जो महज अपने खौफ के बायस आंखों देखे वाक़यात को जुबान पर लाने की जुर्रत से महरूम होते हैं और यूं मुआशरे पर यलगार करने वाले भूखे दरिंदों के गौल में एक नए बेड़िए का इजाफा करने का सबब बन जाते हैं। ये सब खालस नजरियाती बातें थी जिनसे डैनी को सिर्फ इसी हद तक दिलचस्पी थी वो रुझानात बरकरार रहे जिनसे इसकी आमदनी को तकवीयत मिलती रहे। वो मुआशरे की इस्लाह का दाई नहीं था जो लोगों को इनकी बुज़दिली पर शर्म दिलाकर इन्हें गुलबाज खान के खिलाफ सामने लाने के लिए निकल खड़ा होता। इन धंधों से वो इतना कमा चुका था कि अब आजादाना तौर पर ईमानदारी से जिंदगी गुजार सकता था। चारों के ग्रुप में वो पहला आदमी था जिसने अपनी नाजायज आमदनी को निहायत सूरत से हर शको शुबे से बालक कर लिया था। इब्तदा में जायदादों के धंधे का मशवरा गुमनाम सरबराह से मिला था, फिर डैनी ने अकल पर जोर दिया तो इसे बेहतरीन दूसरे रास्ते भी नजर आ गए। इनमें इनामी बॉन्ड सबसे सहल नजर आए। किसी जरूरतमंद और गरीब के लिए 10-20 हजार या लाख 2 लाख का इनाम बहुत बड़ी बात थी जिसके जरिए वो अपनी हसरत ज़दा जिंदगी के बहुत से महूम ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकता था। इसलिए वो इनाम का इंकशाफ होते ही बैंक का रुख करता था, मगर वहाँ इस पर इंकशाफ होता कि काउंटर से इनाम की वसूलियाबी इस कदर सहल काम नहीं था। बड़े इनाम की सूरत में इनामी बॉन्ड अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के साथ काउंटर पर जमा कराना पड़ता था, जहाँ से 10-15 दिन बाद की तारीख दे दी जाती थी। बहुत से बेसब्रे लोगों के लिए इतने दिनों तक अपनी आरजुओं पर काबू पाना मुहाल होता था। फिर ऐसे में कोई नेक फरिश्ता इनके कान में ये उम्मीद का पैगाम फूंकता था और वो कतार से अलग होकर बाहर आ जाते। स्टेट बैंक की आलीशान इमारत से बाहर फुटपाथ पर चलते फिरते मसीहाओं की एक दुनिया आबाद रहती थी जो बड़ी दिलफरेब शराइत पर ऐसे उजलत पसंद लोगों की हाजत रवाई के लिए सरापा इनकसार बने घूमते रहते थे। इनके पास न शनाख्ती कार्ड का चक्कर होता, न 10-15 रोज इंतजार की जहमत, बल्कि मालियत के तनासब से वो इनाम की नकद रकम में चंद 100 का इजाफा भी कर देते थे। यूं 10,000 के इनाम के बजाय सिर्फ जरूरतमंद को किसी गली कूचे में खामोशी से 10,500-11 हजार नकद मिल जाते। बॉन्ड की मालियत अलग से अदा की जाती और इनाम पाने वाला घर पहुंचने तक इसी सोच में खोया रहता कि लंबी कतार, 10-15 रोज के इंतजार और 1,500 के नुकसान में ऐसा क्या मजा है जो 1-2 नहीं दसियों बैंक से बाहर खिदमत खल्क में अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। दूसरी तरफ यही मसीहा डैनी जैसे लोगों के दर्द का दरमा होते थे। इनामी रकम की मालियत के लिहाज से 5 से 25% तक कमीशन पर इनामी बांड जरूरतमंदों को बेचकर अपनी लगाई हुई रकम में मुनाफा वसूल कर लेते थे। डैनी ने इस तरह कितने ही इनामी बॉन्ड खरीदे और अपने शनाख्ती कार्ड की नकूल के साथ बैंक में जमा करा के लाखों की रकम वसूल की। इस हेर फेर में इसे थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसने बहुत जल्द अपने खरे असासों की मालियत लाखों तक पहुंचा ली, जिस पर कोई अंगश्त नमाई नहीं कर सकता था क्योंकि कानूनी तौर पर इसके पास इनाम याफ्ता बॉन्ड की मलकियत का हर सबूत मौजूद था जिसकी तस्दीक बैंक से की जा सकती थी। इस रकम से इसने कलील अरसे में एक बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी और अपनी शाहाना बूदबाश के जुमला इखलाकी और कानूनी जवाब पैदा कर लिए थे। वो हमेशा से तहकम और तयश का आदी था, मगर जब भी इसे ये ख्याल आता कि वो एक बेनाम आवाज के सामने कतई बेबस है तो वो अपने ऊपर जिल्ला जाता। इसे यूं महसूस होता जैसे वो हर चीज का मालिक होते हुए भी बिल्कुल तही दस्त हो। इसकी अनानियत इसे हमेशा इस मंजिल की तरफ उकसाती रहती थी जहां इसे हर एक से बाज पुरस का मुकम्मल इख्तियार हो, मगर इसे रोकने टोकने वाला कोई न हो, बिल्कुल गॉड फादर की तरह। डैनी अपने शानदार दफ्तर में मेज पर अखबार फैलाए इन्हीं सोचों में गुम था कि इंटरकॉम की घंटी ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। इंटरकॉम पर इसकी सेक्रेटरी ही हो सकती थी। इसने काहलाना अंदाज में रिसीवर उठाया तो वो इसे मुलाकात के लिए 2 लड़कियों की आमद की इतला दे रही थी। डैनी चौंक पड़ा। उसकी दोस्ती के हल्के में सनफे नाज़िक की अक्सरियत थी। इसके जहन की स्क्रीन पर यके बाद दीगरे बहुत से हसीन पैकर आते चले गए, मगर वो कोई अंदाजा कायम न कर सका। वो असूलों का
पाबंद आदमी था, दफ्तर में सिर्फ कारोबार से दिलचस्पी लेता था। इसकी सेक्रेटरी खासी खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी और शायद इसकी निगाह अल्तफात की नजर भी, मगर डैनी ने कभी इसके बारे में सोचा तक न था। सारी फजूलियात दफ्तर से बाहर करता था। हद तो ये है कि इसने अपनी तमाम दोस्त लड़कियों को दफ्तरी औकात में फोन वगैरह करने से भी मना किया हुआ था। ऐसे में किसी लड़की का दफ्तर आना हैरत अंगेज था। फिर इसे ख्याल आया कि सेक्रेटरी एक नहीं 2 लड़कियों की बात कर रही थी, हो सकता है कि वो चंदा वगैरह के लिए आई हो। इसने सोचा और माउथ पीस में सेक्रेटरी से कहा, इन्हें अंदर भेज दो। चंद सानियों बाद सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और धूप के चश्मे हाथों में लिए 2 हसीन और जवानुल उम्र लड़कियां इसके दफ्तर में आ गईं। उन्होंने अंदर आते ही डैनी को सलाम किया। एक दफ्तर पर सरसरी निगाह दौड़ाने लगी और दूसरी दिलकश आवाज में अपना तारफ कराने लगी। वो दोनों एक मशहूर मुकामी कॉलेज में जेरे तालीम थी और अपनी सालाना तकरीबात के मौका पर शाया किए जाने वाले सोविनियर के लिए इश्तिहार लेने आई थी। बोलने वाली डैनी को बहुत ज़हीन और शौक नजर आई। इसने इन्हें बैठने की पेशकश की जो शुक्रिया के साथ कबूल कर ली गई। दूसरी लड़की ने बैठते ही अपना कदरे वजनी चर्मी बैग मेज पर रखा और इसमें से कई रसाले निकालकर डैनी की तरफ बढ़ा दिए। ये हमारे पिछले सोविनियर हैं। दूसरी लड़की की आवाज डैनी के कानों में रस घोलने लगी। दरअसल हमारी यूनियन का बजट बहुत महदूद होता है, इसलिए हमें आप जैसी करम फरमाओं को जहमत देनी पड़ती है। इस तरफ इश्तिहारात के जरिए रसाले का खर्च निकालकर इतनी रकम बच जाती है कि कॉलेज का सालाना फंक्शन बेहतर तरीके से मुनक्कद किया जाए। डैनी बिला मकसद रसालों की वर्क गर्दानी करने लगा। बड़ी खुशी हुई मिस, डैनी कहते कहते मुस्तफराना अंदाज में रुक गया। मुतरन्नम आवाज वाली ने कुर्सी में बेचैनी से पहलू बदला और दबी हुई आवाज में बोली, गजाला और ये मेरी साथी आबदा है। गजाला ने दूसरी का नाम बिला वजह ही बताया, वरना इसके चेहरे पर छाई हुई मतानत और संजीदगी देखते ही डैनी के जहन में आबदा, जाहिदा और इफ़त आरा जैसे नाम कुल बुलाए थे। मुझे खुशी है मिस गजाला कि आपने 2 टोक लफ्जों में अशात का मकसद बता दिया, वरना इससे पहले लोग महज तशहीरी फवायद गिनवाकर इश्तिहार लेने की कोशिश करते रहे हैं। डैनी ने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तशहीरी फायदे भी शायद होते हों। इस बार आबदा की आवाज सुनाई दी और डैनी को मजबूरन इसकी तरफ मतवज्जो हो जाना पड़ा था। वो भी खासी खुश शक्ल, मगर इसके बुशरे पर जिंदगी की चमकती हुई गुनगुनाती रौनक के बजाय गंभीर संजीदगी के डेरे थे और खदोखाल था कि वो बैठे बैठे अचानक जिंदगी की बेसबाती पर खुश्क तकरीर शुरू कर देगी। मगर सोविनियर का मकसद एक महदूद हल्के में अपनी सरगर्मियों के तारफ के साथ माली वसाइल की फराहमी भी होता है। वो कहती जा रही थी। हमें कई जगह खासी मायूसी हुई क्योंकि बहुत से नाकाम शायद इनके नाशरीन ने अदबी गुदागरी शुरू की हुई थी। बेमगज किताब की तकरीब रोनमाई पर सोविनियर का एहतमाम होता है, रद्दी में मिल जाती है या मुफ्त तकसीम होती रहती है। अलबत्ता सोविनियर के इश्तिहारात सारे खर्चे निकाल कर भी 10-5 हजार का मुनाफा दे जाते हैं, लिहाजा बेशतर इश्तिहारात वो लोग ले उड़ते हैं। गजाला ने इसकी बात में वक्फा आते ही मुस्कुराकर कहा, और हमें माजरतों से। डैनी खुले दिल से हंसा, आप लोग मेरी मालूमात में इजाफा कर रही हैं, वरना मैं तो आज तक रोनमा होने वाली किताबों के खालकों बुलंद पाया समझकर मारूब होता रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।